हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल। सेल क्या होती है? ये एक बेसिक यूनिट है जिसे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैटेगरी में रखना है या कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसके पास एक सेल तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ कोई सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग ही कहलाएगी। तो बात करें सेल की, तो सबसे पहले सेल को देखा गया तो सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ही है। उसके बाद सेल थ्योरी आई एक, उसमें कुछ साइंटिस्ट का योगदान रहा जिन्होंने बताया कि सेल कैसी होती है, ऐसी होती है, वैसी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आपके थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा? उन्होंने देखा जो बॉटल की कैप के ऊपर जो लगी होती है कॉर्क, उसमें उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो उन्हें कुछ इस टाइप का डब्बा का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिला, सेल। इसका नाम उन्होंने दे दिया सेल। उन्होंने बोला कि भाई हमने सेल देख ली, अब ये उन्होंने बताया। अब इसके बाद इसके अंदर क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक क्या थे? ये कपड़े बेचकर पैसे कमाते थे। तो उन्होंने अपने खुद से उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद उन्होंने जो कपड़े वो बेचते थे उन्हीं कपड़ों को उन्होंने माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा तो उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप के फाइबर्स देखने को मिले। फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि क्या हो सकता है, मतलब ये कैसे बना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्यूरियोसिटी जब जगती किसी इंसान की तो फिर क्या करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उन्होंने फिर पॉन्ड वाटर लेकर आए, तालाब का पानी, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिले। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सेल होती है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा जाए तो उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा। मतलब क्या, उन्होंने जो आपके रॉबर्ट ब्राउन हुक थे उन्होंने सिर्फ देखा कि भाई सेल का उन्होंने डिब्बा देखा, बताया कि ये ऐसी होती है सेल। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए, उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। उसके बाद फिर आए थे सेचलिन और सचवान। 1838 में सेचलिन जो थे वो थे आपके जर्मन बोटेनिस्ट और जो श्वान थे वो थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने क्या देखा? प्लांट की सेल को एक ने स्टडी की, एक ने एनिमल की सेल को की। जो श्वान थे उन्होंने एनिमल प्लांट दोनों की सेल को स्टडी किया था। उन्होंने फाइनली बताया कि सेल के अंदर एक और ऐसी मेम्ब्रेन है जिसका उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज की डेट में उस नाम को बुलाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बताया था किसने? सेल्डिन एंड स्वान। ये बात है आपकी 1838 से 1839। इन्हीं एक साल के बीच में ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके बताया कि सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं। और उसके बाद इसमें क्या उन्होंने नाम दिया उसको, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल की जो बाहरी जो देखा था रॉबर्ट हुक ने, ये वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक और लेयर थी जिससे अटैच थे आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सेल के ऑर्गेनल। उसका नाम दिया उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इतनी बात तो हो गई थी सेल के बारे में कि कैसे दिखती है, क्या है, लेकिन ये सेल फाइनली बनती कैसे, मतलब सबसे पहले ये आई कहाँ से, इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की थी। फिर एक साइंटिस्ट थे आपके रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव साहब आए। इन्होंने बताया कि हर सेल, जो भी सेल है वो अपनी क्या करती है, प्री एग्जिस्ट करती है पहली वाली सेल से। मतलब कोई भी नई सेल बन रही है तो वो डिवाइड कर रही है अपनी पहले वाली सेल से। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल थी, ठीक, इसके बाद इसने क्या किया, थोड़ी बड़ी हुई, न्यूक्लियस क्या हुआ, थोड़ा डिवाइड हुआ, उसके बाद ये फाइनली क्या, 2 सेल में डिवाइड हो गए। ये कहने का मतलब था रुडोल्फ विर्चॉव साहब का। इन्होंने बताया कि फाइनली जो सेल्स होती है वो आपकी प्री एग्जिस्ट करती है, मतलब पहले से बनी होती हैं, किससे? पहले वाली सेल से नई सेल्स बनती है। ये थी आपकी सेल थ्योरी के बारे में। अब इसके बाद बात करें सेल के साइज़ की, तो क्या सेल का साइज सेम हो सकता है? नहीं, सारे सेल्स का साइज डिफर करता है। तो सबसे बड़ी अगर सेल की बात करें हम, तो जो आपकी सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक, सबसे छोटी सेल की बात करें तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की एक सेल होती है जिसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका डायमीटर होता है आपका 0.3 माइक्रोमीटर का। अब इसके बाद ह्यूमंस की बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में आपकी जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है आपकी स्पर्मेटोजोआ, ठीक, स्पर्म की सेल। उसके बाद जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है एग सेल। उसके बाद सबसे लंबी सेल की बात करें तो वो होती है आपकी न्यूरॉन्स की सेल, जो सबसे लंबी होती है। ठीक, और अगर RBC सेल्स की बात करें तो उसका आपका डायमीटर होता है 6 to 7 माइक्रो
मीटर। ये होती है आपकी किसकी, ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात की जाए तो। अब बात करें भैया इतनी तो हो गई कि सेल डिफर करती है, साइज में भी वेरी कर सकती है। सेल कितने टाइप की होती है ये भी बताया गया था। इसी डिफरेंट के बेसिस पर बताया गया कि क्योंकि जब साइंटिस्टों ने देखा था तो किसी में आपको सेल वॉल देखने को मिली, उन्हें किसी में नहीं देखने को मिली, तो इसके कैटेगरी पर उन्होंने सेल को 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक, तो सेल आपकी 2 भागों में डिवाइड हुई, जिसका नाम था एक को दिया नाम प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो सबसे पुरानी सेल थी, उसमें कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो यूकैरियोटिक सेल थी वो वेल डेवलप्ड सेल थी, उसमें सेल की जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे वेल डेवलप्ड थे। तो बात करें अगर प्रोकैरियोटिक की और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आपकी 1 to 2 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होती है, और जो यूकैरियोटिक होती है ये बड़ी होती है, ये 10 से 20 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें आपके जो सेल ऑर्गेनल की बात करें तो इसमें आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकता है, होता है, सेल वॉल होती है, और इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में मतलब इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता। ये जो सेल के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें क्या ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। अब इसमें बात करें तो इसमें इसका साइज जब बड़ा है तो इसमें ऑर्गेनल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो राइबोसोम्स तो होता ही है इसमें। अगर इसके राइबोसोम्स की बात करें तो यहाँ पर 70s टाइप के होते हैं, और यहाँ पर अगर राइबोसोम्स की बात करें कि आपके 70 से 80s टाइप के हो सकते हैं। एस एक आपका सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट है। और जो सेल वॉल होती है इसमें यूकैरियोटिक में की एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियर इन्वेलॉप के अंदर दबा होता है। अब इसमें यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स की बात करें, इसमें ऑर्गेनल्स इतने कोई खास नहीं होते। ठीक, राइबोसोम्स होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है वो आपके साइटोप्लाज्म के ऊपर मूव करता हुआ दिखता है। इसमें यूकैरियोटिक में बात करें ये 10 से 20 माइक्रोमीटर डायामीटर है, मतलब इसका साइज बड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। तो राइबोसोम्स के साथ साथ इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट की सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं इसमें, ये इसके ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल बातें हैं, राइबोसोम्स क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या फंक्शन होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट के सेल में होता है, प्रेजेंस होता है, तो क्या करता है, फूड बनाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस अगर सेल है तो वो क्या कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करता है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में इतने कोई खास नहीं होते हैं। ठीक, इन हर सेल के एक एक ऑर्गेनल का अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है इनका। तो ये सारे इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।